गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने देखा प्रिंस की वंडरफुल लाइफ, भिखारी वृत्ति का कितना सूक्ष्म स्वरूप होता है। एक बात हम शायद जानते भी नहीं होंगे कि इस कहानी में न्याय ढूंढना, इस कहानी में अच्छाई को ढूंढना, किसी के गुणों की अपेक्षा करना कि कोई मुझसे ठीक से बात करे, मुझे मान मिले, ये तो बहुत ही दूर की बात है। बट हमारे को देखकर स्माइल करे, अगर ये भी अगर हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ये सूक्ष्म भिखारीपन है। कहानी को कहानी की तरह देखना है, वही है राजकुमार। राजकुमार है जो भरपूर है और उस भरपूरता की स्थिति के कारण वो दाता है, हमेशा संतुष्ट है। आज आगे बढ़ेंगे हम। अकेला बहन को इनवाइट करते हैं। अकेला बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू किरण बहन। सभी को ओम शांति और गुड इवनिंग। और हमेशा की तरह सबसे पहले एक प्रैक्टिस पे चलेंगे, और जो जो कैमरे में आ सकते हैं आप सभी कैमरे में आए और इस क्लास की शोभा बढ़ाएं। अब चलिए थोड़ी देर अलर्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, उसकी एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और फिर हम अटेंशन देंगे। तो हम सब जानते हैं कि हम सभी सोल्स हैं, सारे सोल्स इनविजिबल एक्टर्स हैं, और इनका घर शांति धाम, परम धाम है। और एक समय आता है जब ये नीचे आते हैं एक्टिंग करने के लिए, और शरीर रूपी कॉस्ट्यूम्स लेते हैं, एक्टिंग करते हैं, और एक समय आता है ये सभी के सभी वापस चले जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय कहानी में ये इतना डूब चुके हैं कि अपना अस्तित्व भी इन्हें याद नहीं है। खुद के अस्तित्व को भी वो भुला बैठे हैं और खुद को शरीर कॉस्ट्यूम समझ रहे हैं। यानी शरीर रूपी जो कॉस्ट्यूम है वो समझ रहे हैं कि ये मैं हूं। ये कोई डीप मेडिटेशन नहीं था, लेकिन हमने ये अवेयरनेस क्रिएट की तो ये सारा ज्ञान हमको पता है। अब हम अटेंशन क्रिएट करेंगे। बाबा कहते हैं अटेंशन यानी जीरो खिंचाव हो ड्रामा से, जीरो झुकाव, अटैचमेंट जीरो। तो इसी सेकंड में हम खुद को उस गोल्डन रेड लाइट में देखते हैं। टाइनी टाइनी छोटा सा पॉइंट उस लाल प्रकाश के भीतर। टेंशन रखिए
कि ड्रामा से कोई संकल्प ना आए। ये दुनिया है समय से परे, चेंजलेस, यानी हमेशा ऐसे ही रहती है, और बेहद की दुनिया। और सब के सब यहाँ पॉइंट्स हैं, बिंदु रूप में। अपनी बुद्धि को स्ट्रेच करके देखें। इस दुनिया में तकरीबन 800 करोड़ अदृश्य एक्टर्स हैं। बुद्धि को स्ट्रेच करेंगे और देखेंगे यहाँ पर इतने सारे एक्टर्स। और सब के सब यहाँ नोबल हैं, सज्जन व्यक्तित्व। ये दुनिया है साइलेंस की, और सब कुछ यहाँ पर स्थिर है, यानी कुछ भी हलचल नहीं है। थोड़ा सा हम अटेंशन देते हैं आत्मा पर, और ये आत्मा जैसे जागृत हो जाती है। सोल जो है वो अदृश्य प्रेक्षक है, इनविजिबल ऑब्जर्वर, अदृश्य साक्षी है। और ये साइलेंस और लाइट का प्रकाश, लाइट प्रकाश, गोल्डन रेड लाइट, हम जो भी कहें, ये उसकी दुनिया है। भगवान के साथ की आनंदमय जीवन। यहाँ कोई शिकायत नहीं है, कोई बेगिंग नहीं है। सबके सब प्रिंस है यहाँ पर। इनविजिबल प्रिंस जागृत हो जाता है, खोज लेता है अपनी दुनिया। तो जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, सबके पास ये ऑप्शन है, आप जगे रहिए। सेशन में हो चाहे सेशन के बाहर हो, सोल को जागृत अवस्था में रखेंगे। ये जूम कॉल, ये सेशन सब कहानी के भीतर चल रहा है, उसे देखने वाले अदृश्य एक्टर्स हैं। हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली बार समझा है। और पिछली बार हम बात कर रहे थे कि दूसरों में मैनर्स देखना, दूसरों में गुण देखना, ये भी एक तरह की बेगिंग हो जाती है। हम दूसरों में कुछ बिहेवियर देखना चाहते हैं, कुछ नहीं देखना चाहते हैं, ये सब बेगिंग है। जैसे कहा गया ना, कोई भी चीज अगर डिसअपॉइंटमेंट लेकर आ रही है, तो ये बेगिंग है। कोई भी जीवन में सिचुएशन
अगर निराशा लेकर आती है तो ये एक तरह का बेगिंग हो जाता है। तो अब हम कह रहे हैं कि दूसरों में मैनर्स देखना ये बेगिंग है, तो इससे हम कैसे डील करें। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के ये बेगिंग चलती है ना, मांगने की वृत्ति, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का बेगिंग, जितना जितना आप इस बेगर को, इस बेगिंग माइंडसेट को निकालते जाएंगे ना, उतना उतना जो प्रिंस है, जो सोल है, वो डोमिनेंट था, वो आपके माइंड का स्पेस लेता रहेगा और वो टेक ओवर करेगा। ये फरिश्ता जागृत रहेगा और मन का स्पेस वो ऑक्यूपाई करके वो चलाएगा आपकी जीवन। यानी आपके रोल को वो चलाएगा। तो अब अगर दूसरों में मैनर्स हो, वर्चूज हो, तो बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो कितनी इजी हो जाती है मेरी लाइफ अगर दूसरों में मैनर्स हो। तो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके शहर में एक फिजिकल एग्जाम्पल, एक प्रिंस आ रहा है, और ये प्रिंस आता है किसी चैरिटी वर्क करने के लिए, या कोई इनॉग्रेशन के लिए, या कुछ बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आता है। और कुछ लोग उसे बताते हैं कि ये जो गली है ना, इस गली में सब के सब बहुत कंजूस है। कहते हैं कि सभी बहुत कंजूस है इस गली में। तो वो प्रिंस क्या सोचता है, वो सोचता है कि बहुत अच्छा दिन है, और वो ये नहीं सोच रहा है कि इससे उसको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। ये सोचता है ये उनकी प्रॉब्लम है, और बल्कि वो ये सोच रहा है कि कैसे इन लोगों को ना नॉर्मल सिटीजन्स, आम सिटीजन बनाया जाए, ताकि ये अपनी कंजूसी छोड़ दे, इस तरह का ये वो सोच रहा है। और वो आता है, अपना काम करता है, जो भी चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है वो काम करता है, और अपने घर वापस बड़ा खुशी खुशी चला जाता है। तो प्रिंस इस तरह से उसका स्ट्रैटेजी रहता है, इस तरह से उसका व्यवहार रहता है। अब उसी शहर में एक भिखारी आता है, और अब उस भिखारी को बताया जाता है कि इस शहर में सबके सब बहुत कंजूस है। हाँ, इस गली में बहुत कंजूस है सब। वो ये नहीं सोच रहा है कि वो आपका प्रॉब्लम है या दूसरे का प्रॉब्लम है। वो ये सोच रहा है कि इस शहर में सब कंजूस है, ये मेरा प्रॉब्लम है। वो खुद का प्रॉब्लम समझता है, और वो आपसे कहेगा, जिसने भी उसको बताया है वो उससे कहेगा कि अरे सब कंजूस है, ये तो अच्छी बात नहीं है, सबको जेनरस होना चाहिए, सबको दान पुण्य करना चाहिए, ये तो गलत बात है। वो इस तरह से बात करेगा। सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, जो कुछ भी उनका स्टाइल है, ये उनका प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो गुणवान है तो ये उनके लिए अच्छा है। अगर वो उनके पास मैनर्स हैं, ये भी उनके लिए अच्छा है। और मैनर्स अगर नहीं है तो ये उनका प्रॉब्लम है। आप प्रिंस बने रहिए, और दूसरों को सिखाने के लिए भी पहले हमको बेगिंग छोड़ के प्रिंस बनना पड़ेगा ना। हम खुद बेग करके दूसरे को प्रिंस नहीं बना सकते, पहले एटलीस्ट हमको बेगिंग छोड़ना पड़ेगा। तो इस पूरे दौरान हम प्रिंस को जागृत करते हैं और बेगर को रिमूव करते हैं। हम खुद उल्टा होकर दुनिया को सीधा नहीं करना है। हम पहले खुद सही तरीके से रहें, राइट वे में रहें, और फिर इस दुनिया को बदलने की कोशिश करें, बदले। तो बाबा कहते हैं कि इस बेगर को रिमूव करना है। आ, मांगने से मरना भला, बाबा ऐसा कहते हैं। तो अब जो है,
ये दोनों चीजें ना हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप देखेंगे बहुत एम्फोसिस दिया जाता है आत्माभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेज के लिए। तो हमको ये सोल कॉन्शियस स्टेज पे काम करना है, साथ ही इस बेगिंग को भी हटाना है। दोनों साथ साथ चलेगा ये हमारे पुरुषार्थ में, राइट। अगर मान लीजिए कोई रोज टाइम निकालता है, उसको ज्ञान है और वो सोल कॉन्शियस स्टेज आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस कर रहा है और साथ ही बेगिंग भी चल रही है, उसका मतलब है उसका सोल कॉन्शियस स्टेज स्ट्रांग नहीं है, उसकी आत्माभिमानी स्थिति स्ट्रांग नहीं है। तो हमको ये दोनों चीजें साथ साथ करना है पुरुषार्थ में। हम चेक करें कहाँ कहाँ बेगिंग होता है और हमको इसको बंद करना है, और साथ ही हमारा फोकस होना चाहिए उस एक्यूरेट आत्माभिमानी स्थिति पे। तो चलिए हम अभी एक और चीज आपको बताना चाहेंगे। ये जो बेगर है ना, ये प्रिंस को ब्लॉक कर देता है, यानी रोक देता है, ये उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, यानी उसको आने ही नहीं देता है, रोक देता है प्रिंस को। इसके लिए हम एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। ये टूरिस्ट एरियाज होते हैं ना, जहां जहां टूरिस्ट आते हैं, वो वहां पर आपने देखा होगा बेगर्स भी होते हैं, भीख मांगने वाले भी होते हैं, और वो अपना बेगिंग बोल, हाँ, कटोरा रख के भीख मांग रहे होते हैं, उसमें कुछ कॉइन्स, सिक्के पड़े होते हैं। तो अब जो है ना, आपने ये देखा होगा कि आप उसमें 200 रुपए के, 200 रुपए के नोट डालें, और आप देखिए क्या करता है वो बेगर। अगला स्टेप करके देखिएगा क्या करता है वो बेगर, आप देखिएगा। और जानते हैं, हम आपको करने को नहीं कह रहे, आप लोगों ने ऑलरेडी नोट किया होगा। तो ये बेगर जो है ना, तुरंत आप देखेंगे कुछ कुछ ही क्षणों में वो फटाफट वो नोट उठाता है और वो छुपा लेता है, क्योंकि वो उस सिक्कों के साथ वो नोट रख के वो बेगिंग नहीं करेगा। वो बेगिंग नहीं करेगा क्योंकि यू नो उसको पता है कि इस तरह से कोई मुझे देगा नहीं, तो फटाफट उसको छुपा लेता है। और आप देखेंगे फिर एकदम तुरंत ही वापस वैसी ही शक्ल बना के, मिजरेबल फेस, दुखियारा फेस बना के वो वहां पर अपने सिक्कों के साथ बैठ जाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उसको कन्विंस करना होता है दूसरों को कि वो इस दुनिया का सबसे मिजरेबल व्यक्ति है, बहुत ही फूटी किस्मत है उसकी, डिजास्टर है वो, और बहुत ही गरीब है, बहुत भूखा है, हंग्री है। उसको ये कन्विंस करना होता है, और इसीलिए वापस वो उसी शक्ल बनाकर, वैसी शक्ल बनाकर वो बैठ जाता है। और वो ये सीख चुका होता है कि कैसे कन्विंस करना है लोगों को, और इसी को वो अपनी सफलता समझता है, दूसरों को कन्विंस करने में। वो कन्विंस कर पाता है, यही उसकी सफलता है, यही जीवन है बेगर का, यही प्रतिक्रिया भी है बेगर की। तो इस तरह से ये बेगर जो है काम करता है। और उसी बेगिंग बोल में वो 200 नोट, 200 का नोट रख के वो बेगिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कुछ नहीं मिलने वाला। और ये वो दिन रात, क्योंकि उसका काम ही है दूसरों को कन्विंस करना, निश्चय दिलाना कि वो बहुत दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। और ये जब दिन रात लोगों को कन्विंस करता रहता है ना कि मैं बहुत दुखी हूँ, मिजरेबल हूँ, तो क्या होता है कि ये खुद को कन्विंस कर जाता है कि मैं बहुत दुखी और मिजरेबल हूँ।
दूसरों को दिन रात यही चल रहा है। देखिए, उसका काम ही यही है, जिसको वो बोलता है ना धंधा, हाँ, उसका धंधा ही ये है, दूसरों को कन्विंस करना कि देखो कितना एम्प्टी हूं मैं, खाली खोखला। और ये दिन रात चल रहा है। और तो उसके खुद के मन में ये ड्रम हो रहा है कि मैं बहुत एम्प्टी हूँ, खोखला हूँ। और वो सपने भी यही देख रहा होगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, भूखा, हंग्री और मिजरेबल हूँ। ये है माइंडसेट एक बेगर की। और आप कहेंगे ना, चलो मैं आपको दिखाता हूँ आपके पास क्या है। वो नहीं देखना चाहता, वो कहेगा अच्छा आप दिखाना चाहते हो मुझे, हाँ आप बहुत रहम दिल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे इंसान। और आप कहेंगे नहीं मैं दिखाता हूँ आपके पास क्या है। वो कहेगा मेरे पास ये बेगिंग बॉल है, इसमें कुछ सिक्के हैं, यही कहेगा, यही है। फिर आप कहते हैं नहीं आपको मैं दिखाता हूँ आपके पास क्या है, अच्छी भावना से आप कहते हैं। तो वो नहीं देखना चाहता है, वो छुपाएगा आपसे, उसके पास क्या है वो नहीं देखना चाहता है, वो आपसे छुपाएगा और उसको हाइड करेगा। और इसमें वो बड़ा क्लेवर है, वो दूसरों को शो नहीं करना चाहता है, ना खुद देखना चाहता है उसके पास क्या है। इसमें उसने एक्सपर्टीज हासिल करके रखी होती है। और वो ये सोचेगा कि ये बहुत ट्रबल मेकर है, इससे थोड़ा सा बच के रहना है, ये तंग कर रहा है मुझे यहाँ पर, अ, भीख नहीं देने आया है, कुछ और पर्पस है इसका। वो अंदर से एक कॉशन, सावधानी आ जाती है उसके अंदर। और ये हमने एक स्थूल बेगर की बात की। ये अभी हम सभी का ये माइंडसेट है, ये बेगर माइंडसेट। बाबा रोज मुरलियों में कहता है आप प्रिंस हो, आप प्रिंस हो, आपके पास सर्वश्रेष्ठ खजाने हैं, सर्व शक्तियां हैं, आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। और कितना बोलते हैं बाबा को, लेकिन ये जो भीतर का बेगर नहीं देखना चाहता है। और सुनता है वो, लेकिन सुन के जैसे कि वो इस सत्य को मानना ही नहीं चाहता है। जैसे पिछली बार कहा ना, ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगा के बाहर आ जाता है। और ये एक्ट ऑफ ईगो बेगर है। हम यहाँ थोड़ा रोकते हैं, पहले आपसे सुनेंगे, आपको समझ आ रहा है हमारा जो एनालॉजी है, ये स्थूल बेगर और ये जो भीतर की बेगिंग, हम आपसे अभी सुनना चाहते हैं। ये क्लियर है आपको, आप कुछ पूछना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं? और मे भी हम किरण बहन से भी सुनेंगे अभी। यस, बहुत क्लियर है, ऐसा मैसेज है। कितना सूक्ष्म बात है कि ये 63 जन्म का जो भिखारीपन है, ये इस ईश्वरीय जन्म में भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। नहीं, पुरुषार्थ करने में अगर कोई रुकावट है तो यही सबसे बड़ी रुकावट है। पहले तो हम अ, अपने आप को उसके काबिल नहीं समझते हैं, और समझ भी लिया तो भी कुछ ना कुछ होता है कि अ, हम हमें कोई प्राप्ति नहीं हो रही है, हमसे योग नहीं लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, उसका अगर प्रिंस अगर जाग गया है तो वो अलग दृष्टि से देख सकता है ना। भले ही हमको पूरा नहीं समझा है, पर जो भी समझा है ना, उससे हम खुश हो सकते हैं ना, अपने आप को उसका उसकी शाबाशी दे सकते हैं, नहीं, उसका नशा रख सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमको और भी आगे बढ़ना है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म चेंज हम अपने पुरुषार्थ के एटीट्यूड में कर सकते हैं। और बहुत कुछ मैसेजेस हैं कि क्लियर है, और कमेंट है, अनुभव
इस अनुभव के लिए निरंतर आत्माभिमानी बनना होगा। हाँ, ये यहाँ हम कहेंगे एक्यूरेट प्रैक्टिस कीजिए। अगर आत्माभिमानी स्थिति कर रहे हैं फिर भी अंदर से बेगिंग आ रहा है, तो स्ट्रांग नहीं है वो आत्माभिमानी स्थिति। उस पर थोड़ा अटेंशन से कीजिए, और दोनों तरफ से कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को। जितना बेगर हटाएंगे उतना प्रिंस डोमिनेट करेगा, जितना आप एक्यूरेट प्रिंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ये बेगर जाएगा। ये दोनों ऐसे। या और किसी ने ये भी लिखा है कि हमारी अनफिल्ड डिजायर्स पर ही हम फोकस करते हैं, प्रैक्टिस प्रिंस की करना जरूरी है। जी, तो हम यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं। और अभी हम जो बेगिंग कह रहे थे ना, सेकंड रखिएगा, फिर से शेयर करते हैं। वो दिख रहा होगा। अभी जो हम आपने ये देखा कि यू नो अब हमारे को ये इसके लिए भी बेगिंग नहीं करना है, हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और अब हम आते हैं जो हमारी हमने कहा कि हमारी बेगिंग चलती है, बेगिंग फॉर लव, प्रेम के लिए भी बेगिंग चलती है। तो अब कई बार ये ब्राह्मण फैमिली में कुछ हम यहाँ पर होते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण फैमिली, आप जानते हैं, सभी बड़े लविंग होते हैं और बड़ी नाइस फैमिली है, बहुत ही रहमदिल काइंड है। तो लगता है किसी को कि अरे ये तो यहाँ पर हर बार जब मैं मिलता हूँ देखो कितना स्माइलिंग से मुझे अटेंड करते हैं, कितने लविंग हैं और कितना नाइस है, ये बहुत अच्छा है। और मुझे यहाँ पर कुछ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट भी मिलता है, कुछ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिलता है। मे बी क्योंकि मेरा बैज बड़ा स्मार्ट है, और मे बी क्योंकि मैं बहुत बार मधुबन जाके आया हूँ, तो मुझे कुछ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट भी यहाँ मिलता है। और यहाँ की जो लाइफस्टाइल है मेरे लिए बहुत अच्छी है। वेजिटेरियन वीगन लाइफस्टाइल, इससे मेरा आयु भी बहुत लंबा होगा और सेहत भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो है, ये ये काइंड ऑफ एक बेगिंग है, और उसको यहाँ से सब कुछ मिल रहा है जो उसको चाहिए। तो होता क्या है कि ये जो भीतर का बेगर है, ये इस स्पिरिचुअल सेटअप में काफी कंफर्टेबल हो जाता है, यू नो स्पिरिचुअल सेटअप में वो काफी कंफर्टेबल हो जाता है। और यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पद भी मिल जाएगा, पोजीशन पोजेशंस भी सब मिल जाएगा। तो जब उसे बताया जाता है कि आप प्रिंस हो, तो उसको भीतर से पसंद नहीं आता है। वो जो बेगर है उसके लिए एक तरह का एक कॉशन हो जाता है, जैसा अभी कहा गया। वो एक तरह से वो कॉशन हो जाता है। और फिर अगर, क्योंकि वो बड़ा कंफर्टेबल है सेटअप है, और वो होप कर रहा है कि मुझे ऐसा ही मिलेगा हमेशा, ये लोग नाइस स्माइलिंग और बहुत अच्छे से बात करते हैं, और ये सब कुछ वो होप कर रहा है कि उसको ऐसा ही मिलता रहेगा, और उसको मिल रहा है, आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा। तो किसी वक्त जब ये नहीं मिलता है ना, तो फिर वो कहता है कि क्या पॉइंट है यहाँ रहने का, मैं जा रहा हूँ। और ये बेगिंग, ये जो बेगर भागंती हो जाता है। आप समझे? तो ये जो 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 यहाँ यू नो भागंती होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो टिके हुए होते हैं कुछ ना कुछ बेगिंग के कारण, कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल रहा होता है उस बेगिंग के कारण। अगर वो नहीं मिलता है, वो कहते हैं यहाँ क्या पॉइंट है रुकने का, आई एम गोइंग। तो बाबा जो है सारा समय हमारे को यही दिखा रहा है कि यहाँ पर एक प्रिंस है, आप प्रिंस हो। बाबा यही बताना चाह रहा है सारे समय
कि आप प्रिंस हो, आपकी दुनिया है एक परफेक्शन की, आपकी दुनिया है भगवान के साथ की, जहाँ सब कुछ श्रेष्ठ है, आप खुद भी बेस्ट हो। बाबा ये बताना चाहता है, लेकिन कई बार वो भीतर वाले बेगर को पसंद नहीं आता है, इसीलिए बाबा कहते हैं इसको हमारे को रिमूव करना है, इस बेगर को हमारे को डिसमेंटल करना है। बाबा कहते हैं बेटर टू डाई देन टू बेग, यानी कि मांगने से मरना भला, इस बेगर को मारना है भीतर। चलिए, आपको समझ आया होगा अभी तक का। तो ये आ, कोई भी हो, बाहर हो चाहे यहाँ पर हो, यानी बाहर का फैमिली हो या इस ब्राह्मण फैमिली में, बेगिंग नहीं करना है। हाँ, किसी भी प्रकार का, कभी सेवाओं में बेगिंग होती है किसी चीज की, आप प्रिंस बनकर करिए, आपको कहीं से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। कई बार इसी पर स्पेशल मुरलियां चलती हैं, मांगना नहीं है। अब चलिए, आपको ये समझ आ गया है कि मांगना नहीं है, और आपने ये बेगिंग अभी छोड़ दिया है, बिल्कुल पूरी तरह से ये छोड़ दिया है, क्योंकि आप अभी एक वर्कशॉप करके आए हैं प्रयोगशाला में, और अब आप बेगिंग नहीं कर रहे हैं। अब आप आराम से पार्क में बैठे हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति आता है और आपके सामने एक सिक्का फेंक के चला जाता है। हम्म, आपने बेगिंग नहीं किया है, क्योंकि आप तो समझ गए हैं बेगिंग नहीं कर रहे, और ये व्यक्ति आके आपके सामने एक सिक्का फेंक के चला जाता है। अब आप क्या करेंगे, आप बताइए, ये मेरा प्रश्न है। पहली वाला प्रश्न है, ये सिक्का क्या है, ये अगर सिक्का फेंक के चला जाता है, सिंपल सा सवाल है। आपने बेगिंग नहीं किया, कुछ भी फेंक के जाए, सिक्का फेंक के चला जाता है एक। क्वेश्चन आपने जैसे भी अंडरस्टैंड किया। वापस दे देंगे, रिएक्शन नहीं देंगे, नहीं उठाएंगे, नहीं लेंगे, उसको उठा के वापस दे देंगे, इग्नोर करेंगे। प्रिंस को अच्छा। कुछ आकर्षित नहीं कर सकता है प्रिंस को, या मेजॉरिटी कह रहे हैं कि वापस दे देंगे और अवॉइड करेंगे। वापस दे दूं, राइट है। तो आपने कहा कि ये सिक्का फेंकता है, तो आप 1 रुपए का सिक्का फेंकता है या एक सिक्का फेंकता है, आप बोलते हैं, क्यों फेंका है ये सिक्का, हाँ क्या मैं भिखारी दिख रहा हूँ आपको, हाँ? उठा लो ये सिक्का और आगे से मत करना ये सब, हाँ? उठाओ इसे और ले जाओ, और फिर ऐसे मत करना फिर कभी। आपने ऐसा बोल दिया, राइट। वो भी कहता है भाई आई एम वेरी वेरी सॉरी, अब से मैं नहीं करूंगा, सॉरी, गलती से फेंक दिया, वो चला जाता है। अब आप आराम से बैठे हैं पार्क में, और एक दूसरा व्यक्ति आके 20,000 फेंकता है। अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे उठा के ले जाओ, क्या कहेंगे आप, 20,000 उसने फेंका है। वो भी नहीं लेंगे, अगेन सेम रिएक्शन नहीं कर देंगे, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, अट्रैक्ट नहीं होंगे। अच्छा, राइट। तो आपने कहा कि सॉरी, एक ने कहा है सेवा में लगा देंगे। ओके, तो अभी आप ज्यादातर लोगों का उत्तर, जैसा किरण बहन ने बताया, आपने कहा कि वो भी नहीं, लेकिन तो आपने कहा कि चाहे एक सिक्का हो या 20,000 हो, हम नहीं लेंगे। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं वर्तमान समय के बेगर पर, संगम युग के बेगर पर हम आते हैं। और ये जो है, ये बेगिंग कर रहा है, आ, प्रेम की बेगिंग, प्रशंसा की बेगिंग, पद पोजीशन की बेगिंग कर रहा है, रिस्पेक्ट की बेगिंग कर रहा है।
और हर एक का एक प्राइस है। आप अंडरस्टैंड करते हैं, हर एक का एक दाम है यहाँ पर। और आपने कहा कि जीरो, आई मीन, एक सिक्का हो या फिर 20,000 हो, आप वापस दे देंगे। तो क्या होता है, एक सिक्का होता है, हम वापस दे देते हैं। और अगर 20,000 होता है ना, तो कई बार ये वैल्यूज हमारी चेंज हो जाती है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वैल्यूज चेंज हो जाती है हमारी। तो अगर हम इस प्रशंसा की बात करें, आप समझिएगा इस बात को, हर एक का एक दाम है, हाँ? आप इस बात को समझिए। जब हम प्रशंसा की बात करते हैं, किसी ने आपके जूतों की प्रशंसा की, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी और ने आपके जूतों की प्रशंसा की, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और आप उस प्रशंसा को ले लेते हैं और वहां बैठ के सारा जो कुछ वो बोल रहा है अपने पेट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर कोई लविंग है, कोई रिस्पेक्टिंग है, कोई काइंड है। तो हमारे को ये चेक करना है कि हम किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी वैल्यू देने लायक नहीं है। अगर यहाँ कुछ भी हम वैल्यू दे रहे हैं, तो ये जो बेगर है वो भ्रमित हो रहा है। बाबा ने कहा, ये दुनिया कौड़ी मूल्य नहीं है। तो अगर एक सिक्का भी कौड़ी मूल्य नहीं है, और 20,000 भी कौड़ी मूल्य नहीं है, आपको आपके देश का राजा, प्रेसिडेंट आपकी प्रशंसा करता है, वो भी कौड़ी मूल्य नहीं है। आपका पड़ोसी आपकी प्रशंसा करता है, वो भी कौड़ी मूल्य नहीं। एक बराबर। हम यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, ये ड्रामा चल रहा है। आपको आपके गांव के मेयर से अवार्ड प्राइस मिलता है, वो भी कौड़ी मूल्य नहीं है। आपको नोबेल प्राइज मिलता है, वो भी कौड़ी मूल्य नहीं है। वर्थ नॉट अ पेनी। आप अंडरस्टैंड कीजिए, ये ब्रॉड पोजीशनिंग, ये कहानी है। कहानी एम्प्टी होती है, खाली होती है। यहाँ सब पात्र होते हैं। ये रावण ही है जो भ्रमित होके बेगिंग कर रहा है, सौरो उठा रहा है, यहाँ से निराशाएं उठा रहा है। लेकिन जो जागृत है, जो प्रिंस है, वो जानता है ये स्टोरी एम्प्टी है, खोखली है, इसमें कुछ ले जाने को नहीं। सब एक समान है यहाँ। आपको ये ब्रॉड पोजीशनिंग समझ आया? चलिए हम यहाँ थोड़ा रुकते हैं, और आपसे भी सुनेंगे, किरण बहन से भी सुनेंगे, और शायद कुछ अनाउंसमेंट्स भी है किरण बहन के पास। बहुत ही सुंदर आपने स्टेप बाय स्टेप लास्ट सेशन से ये सेशन में जैसे आगे बढ़ाया है। पहले तो हमने जाना कि क्या है भिखारी मनोवृत्ति, और फिर देखा कि हम कैसे इस भिखारी मनोवृत्ति को हमारे इस पुरुषार्थ में भी लेके आते हैं। और अभी जो आपने ये जो उदाहरण दिया कि कितना भी बड़ा कोई कुछ भी मिल जाए हमको, बाबा कहता है मुरली में भी, अगर आपको राजा बनाएंगे तो क्या आप राजा पद लेंगे? नहीं। तो बाबा यही कहना चाहता है कि ना, कितना भी बड़ा आपको कुछ भी ऑफर करे, अगर आपके अंदर जरा भी भिखारी वृत्ति है, तो आप एटलीस्ट सोचेंगे उसके बारे में। पर जो बिल्कुल प्रिंस बन गया है, वो भी नॉलेजफुल प्रिंस, नॉलेज की ये कहानी बिल्कुल एम्प्टी है, ये चित्रों की दुनिया है। यहाँ पे कोई भी चीज़ सच नहीं है, न सच है वो हमारा सच हमारे घर में है। तो जब ये ज्ञान से हम समझते हैं, तो इस भिखारीपने से हम बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत ही
वंडरफुली आपने एक स्टेप बाय स्टेप बुद्धि को भी स्ट्रेच कराया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अंदर छुपी है उसके बारे में समझाया। तो अनाउंसमेंट हम करना चाहेंगे। बहुत खुशी है हमें कि कैम्ब्रिज से रिसेंटली नई बुक्स पब्लिश हुई है। आपने सत्य की तलाश में बुक उसके बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। और ये जो नई बुक अभी आई है, वो है समझ की चाबी। तो ये है प्रशांत भाई की इंग्लिश में जो एक बुक है, मेकिंग सेंस, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो बहुत ही संक्षिप्त में आप इस बुक में देख सकेंगे कि कैसे ये जो प्रयोगशाला के जो हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल्स में भी ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, बट एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त में बट बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है ना। ये जो बेगर की बात हम जो कर रहे हैं ना, ये इसका फर्स्ट चैप्टर ही ये है। तो जैसे कि ये बुक है, उससे हम फरिश्ता बन सकते हैं ना, इस तरह की बुक है। तो फर्स्ट चैप्टर विमुक्त की ओर आप शायद देख सकते हैं। और वो है बेगर टू प्रिंस कैसे बने। फिर दूसरा चैप्टर है लगाव मुक्त सहभागिता, यानी थोड़ा सा आप लिफ्ट कर सकते हैं किरण में बुक, हाँ राइट, अभी से। तो ये है, इसमें बताया है कि ये अटैचमेंट्स क्या है। तो इस अटैचमेंट्स को हम किस तरह से इससे हम बाहर निकल सकते हैं, तो उसमें साक्षी दृष्टा और लगाव मुक्त मेहमान कैसे बने, इसके बारे में बताया है। तीसरा है दुख से मुक्त मन। तो इसमें हम जान पाएंगे कि फरिश्ते का मन क्या देखता है, फरिश्ते का मन कैसे सोचता है, कैसे होता है दुख से मुक्त, जरा भी अंश भी नहीं दुख का। उसके बाद है परे की दुनिया। परे की दुनिया में हम जो कॉन्स्टेंटली जो हम इनसिक्योर जो हम फील करते हैं, तो उस कांस्टेंट इनसिक्योरिटी को हम परमानेंट सुरक्षा किस तरह से महसूस कराए आत्मा को। तो उसके बारे में हाउ परे की दुनिया कैसे हमारे हमको मदद करता है, सो वो हम इसमें देख सकते हैं। फिर फिफ्थ चैप्टर है सहज योगी। सहज योगी का क्या संकल्प चलते होंगे। तो सहज योगी जीवन यानी क्या, हम कई बार सोचते हैं कि क्या संकल्प होंगे, किस तरह से जीवन है, तो उसके बारे में है। छठा है मैं से मुक्त। इसमें हम हमारे फॉल्स आइडेंटिटीज़ को जानेंगे, इन फॉल्स आइडेंटिटीज से बाहर कैसे निकलना है, इसके बारे में प्रयोग है। सेवेंथ है पारस बुद्धि। पारस बुद्धि क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। एट्थ है दर्द का संदेश, मैसेज ऑफ पेन। अगर पारस बुद्धि से हम कदम नहीं उठाएंगे तो किस तरह से दर्द हमें यहाँ से बाहर निकलने में बिल्कुल कंपल्शन कर देगा। और तीसरा है लास्ट है नाइन्थ चैप्टर, परमात्मा का के साथ हम कैसे कनेक्शन रखें, अब परमात्मा के साथ से हम कैसे इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पुस्तक है, बहुत बड़ा नहीं है, पर जैसे कि इसमें है, इसका नाम है समझ की चाबी।
तो ये प्रयोगशाला के सेशंस समझना बहुत आसान हो जाएगा। और ये उसकी इंग्लिश बुक है, मेकिंग सेंस। और एक बुक या ये है द ग्रेट रेस्क्यू। हम सभी ने एक कहानी जो हम कई बार प्रयोगशाला में इसके बारे में कहते हैं कि डूबती हुई नाव, ना कैसे सारी दुनिया जैसे कि एक सिंकिंग बोट पर है। तो उस कहानी ये वो कहानी इस बुक में है। एक्चुअली बुक नहीं कह सकते, बुकलेट है छोटी सी। तो किसी को भी ना देना, अगर किसी की अगर आंख खोलनी है कि इस समय इस दुनिया में क्या हो रहा है, सभी देख तो रहे हैं, पर जब वो कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो शायद उसका कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट आ सकता है। और इस बुक में जिस तरह से है कि एक नया तरीका, नई चेतना ही है जो इस डूबती हुई नाव में से हमें बाहर निकाल सकती है। और जिसको ये पता चल गया है, तो क्या वो डूबती हुई नाव में दूसरों को केक्स बांटेगा, या वो खुद बाहर निकलेगा और दूसरों को भी बाहर निकालने में मदद करेगा। तो बहुत ही सुंदर कहानी है। तो बुकलेट के रूप में है, और इसका हिंदी वर्जन भी है। मेरे पास हिंदी वर्जन नहीं है, बट उसका नाम है अनहोनी से विमुक्ति। और एक छोटा सा बुकलेट है, उसका नाम है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। तो ये संसार कैसा रंगमंच है, और कैसे हम सारे ही सितारे यहाँ पे एक्टर्स हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा, लॉट ऑफ इमेजेस के साथ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सभी, और जैसे कि आपको पता है, ये दोनों बुक्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है 2 साल पहले, या एक्चुअली 1 साल पहले हिंदी, और 2 साल पहले इंग्लिश। तो आपको हम बताना चाहते थे कि कैम्ब्रिज से ये सब लिटरेचर अभी अवेलेबल है। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि कैसे इसे हम लें, कैसे आप तक ये पहुंच सकेगा। तो मैं अभी स्लाइड शेयर करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि इनमें से कोई भी बुक्स आप लेना चाहते हैं तो बीके कौस्तुभ कामत को इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। और उसमें आप लिखें कि आपको कौन सी बुक चाहिए, आपका एड्रेस, और कितनी बुक्स आप लेना चाहेंगे। और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप संजीवनी हेल्पलाइन में आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जस्ट टू गिव यू बुक्स के बारे में एक बार और, कौन सी बुक्स हैं। समझ की चाबी, और इसका इंग्लिश बुक, ओरिजिनल बुक भी आप ले सकते हैं, मेकिंग सेंस। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, छोटा सा बुकलेट। ये दो, ये भी छोटी छोटी बुकलेट्स हैं, बट वेरी नाइस ब्राइट येलो कलर का पेज, कवर पेज। अनहोनी से विमुक्ति और द ग्रेट रेस्क्यू, सत्य की तलाश में, और इन सर्च ऑफ ट्रुथ इंग्लिश बुक। और ये है, इन बुक्स को अगर आपको मंगाना है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अनाउंस करते हुए मैं सोच रही थी कि कैसे एक होगा कि बेगर ना, वो किस तरह से इसे देखेगा ना। बेगर चाहेगा कि बहुत सारे बुक्स ले, नहीं बहुत अप्रिसिएशन हो। बट एक राजकुमार जो होता है ना, वो देना चाहेगा ना, वो चाहेगा कि जो मुझे मिला है
ना, वो मैं दुनिया के साथ भी शेयर करूँ ना, उनको भी मैं उठाऊँ। तो नहीं, हमारी सेवा भी इसी तरह है। हम एक बेगर माइंडसेट से एक राजकुमार की माइंडसेट में ना जा सकते हैं। तो सेवा करते करते नहीं, हम सभी अपने आप को उस प्रिंस के अवेयरनेस में ला सकते हैं। तो ना, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किरण भाई। एक बात हम और कहना चाहेंगे कि एक बार अगर आपने कोई बुक पढ़ ली है तो ऐसा नहीं है कि हमने तो वो पढ़ लिया है, लेकिन आप दोबारा उस बुक पे कुछ समय बाद आइए, कुछ महीने बाद या कुछ समय बाद आइए, क्योंकि हमारी बुद्धि जैसे रिफाइन होती है ना, हमारे को उसी लाइन उसी पेज से कई अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जो हमें पहले नहीं मिली होती। राइट। तो अगर आपने ऑलरेडी ये संजीवनी की बुक जो है, इन सर्च ऑफ ट्रुथ, ये अगर पढ़ चुके हैं, आप फिर आइए, क्योंकि जब हमारी खुली बुद्धि से हम फिर से ये पढ़ते हैं तो हमारे को बहुत कुछ समझ आता है। चलिए हम अपना ये बेगर और प्रिंस का कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा और हम कंटिन्यू करेंगे और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये प्रिंस आखिर बेगर बना कब? ये प्रिंस कब बेगर बना? आपने अभी सुना ना, एक समय था जब इसको एक कहानी की दुनिया ही नहीं चाहिए थी, अब ये कहानी की दुनिया में बेगिंग कर रहा है। आपको क्या लगता है कब प्रिंस बना, ये बेगर बना? पहले दिन से तो वो बेगिंग नहीं किया, वो मांग भी नहीं रहा था किसी से। हो सकता है बहुत समय लगा है उसको ये बेगिंग करने में। तो चलिए अभी हम ही बता देते हैं, क्योंकि समय कम कम है। कुछ जवाब आ रहे हैं किरण बहन? मे भी हम दो चार जवाब देख सकते हैं। अभी ओ या हाँ, द्वापर से जब भूल गया कि आत्मा हूँ, जब खुद को भूला, लाइन क्रॉस की। चलिए अभी हम ही आ जाते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हमारा जो जवाब है, ये प्रिंस पहले दिन से बेगर नहीं बना, ना ही उसने बेगिंग किया। वो बेगर तब बना जब किसी ने ये 20,000 सिक्के रुपए उसके सामने फेंके। वो तो मांग भी नहीं रहा, वो तो एक कॉइन भी नहीं मांग रहा था, लेकिन किसी ने फेंका और उसको वो बड़ा वैल्यूएबल लगा और उसने उठा लिया। तब वो बेगर बना। जब किसी ने फेंका तब नहीं वो बेगर बना, लेकिन जब उसे लगा कि ये मूल्यवान है, उसने उसको वैल्यू दिया और एक्सेप्ट कर लिया, तब ये प्रिंस बेगर बनता है। फेंकने वाले होंगे बहुत, आप समझ रहे हैं, लेकिन आप किसको वैल्यू देके एक्सेप्ट करते हैं, ये देखिएगा। और ये जो बेगिंग पना तब से चालू हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, और अगले दिन कोई 10,000 भी देगा ना, वो बहुत खुशी खुशी उठा लेगा। और जब कोई कुछ नहीं देगा तो बहुत खुश है मांगने के लिए भी। तो ये जो बेगिंग माइंडसेट, ये ट्रिगर हो जाता है एक बार ये चालू होता है तो। राइट। तो इस संगम पे हमारे को इस बेगर को डिसमेंटल करना है, अलग थलग करना है। राइट। और जितना हम ये पत्थर बुद्धि यूज करते हैं ना, हम बड़ा प्राइज मिस कर जाते हैं। प्रिंस के पास भगवान के साथ की जीवन है, वर्ल्ड ऑफ परफेक्शन है, श्रेष्ठ दुनिया है। और इस दुनिया में चाहे मिलियंस हो किसी के पास, चाहे करोड़ों हो किसी के पास रुपए, लेकिन फिर भी वो प्रिंस के खजाने से मैच नहीं कर सकता। उसके पास हर क्षण तोहफा है, बड़ा गिफ्ट है वो। एवरी सेकेंड वो अतीन्द्रिय सुख में वेरी वेरी हैप्पी है वो, क्योंकि हर क्षण गिफ्ट है।
आंख खोलता है आगे, हवा, पानी, रंग, ये सब कुछ गिफ्ट है। उस गिफ्ट के मुकाबले इस दुनिया में कितना भी हो वो वैल्यूएबल नहीं है। और तभी कहा जाता है ना कि वो इस धरती को भी जीत लेता है और आसमान भी जीत लेता है। तो हमारे को ये अंडरस्टैंड करना है, उसकी दुनिया में ना कोई बेगिंग है, ना कोई कंप्लेंट्स है, ना कोई शिकायत है, ना, ना कुछ कमी है, ना कोई इनजस्टिस है, अन्याय भी नहीं। तो जितना हम इस ग्रॉस बेगिंग और सूक्ष्म बेगिंग, यानी मोटा बेगिंग और सूक्ष्म बेगिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको निकालते हैं, उतना ये प्रिंस हमारा जागृत रहेगा। तो दोनों तरफ का ये खेल है। एक तरफ आप बेगिंग बंद करते हैं, दूसरी तरफ प्रिंस को कॉन्शियस रखते हैं। चलिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो सकते पहले एक प्रश्न था कि क्या बेगर माइंडसेट यानी बॉडी कॉन्शियसनेस और प्रिंस माइंडसेट यानी सोल कॉन्शियसनेस? प्रिंस शब्द जो है हम सोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सोल प्रिंस है। उसे इस दुनिया में किसी चीज की अधीनता नहीं है, किसी चीज पे डिपेंडेंसी, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। हर चीज के बिना ही उसका अस्तित्व बेस्ट है। ये प्रिंस है। ये जो बेगिंग है, ये जो रावण है, ये मांगता रहता है। ये जो बेगर है, ये ईगो है। और चाहिए चाहिए, हाँ, स्थूल रूप में चाहे ना चाहिए हो उसे कुछ भी, लेकिन ये संगम युग का ये जो बेगर है, जो ब्राह्मण बनने के बाद की बेगिंग, ये चलती रहती है। राइट। तो ये बेगिंग सचमुच में प्रिंस बनना है तो इस बेगिंग को भी रोकना है। चाहे आप सेवा कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, प्रिंस बन के कीजिए। ये भी वेट मत कीजिए कि कोई जैसा पिछली बार कहा कि मेरे पिक्चर पे या यूट्यूब पे कोई लाइक मारेगा, उसकी भी वेट मत कीजिए। आप प्रिंस हैं। आपको किसी की सहमति की और उस तरह के कमेंट की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं दूसरों का भला हो, उस संदर्भ में आप जो कुछ करते हैं उसी माइंडसेट से करते हैं। हम्म, आपको समझ पड़ा होगा। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं किरण भाई? या वेरी नाइस। और कोई प्रश्न है क्या? आई एम लिटिल बिहाइंड ऑन द क्वेश्चंस, पर अगर किसी का कोई प्रश्न रह गया है तो प्लीज़ वापस आप टाइप करें सो दैट वी डोंट मिस इट। यहाँ पे बुक्स के बारे में पूछा है, क्या ये बुक्स मधुबन में मिलेंगे? नहीं, अभी मधुबन में यहाँ ये नहीं मिल सकते हैं, बट जो नंबर शेयर किया है, अ, बताया था, और चैट में भी शेयर किया है, तो आप उसी नंबर से कनेक्ट कीजिए। या और जो एक और क्वेश्चन है कि ये हिडन वोयाज करके जो एक बुक या स्टोरी थी, उसका ही नाम, उसको ही हमने नाम चेंज किया है और उसका ही नाम है द ग्रेट एस्केप, और हिंदी में हम उसे कह रहे हैं कि अनहोनी से विमुक्ति। जस्ट क्लियर है। और अच्छा, एक प्रश्न है, मधुबन जाने की रिक्वेस्ट करनी, परमिशन मांगनी, क्या ये भी बेगिंग है? देखिए, जो बेगिंग का लिटमस टेस्ट है ना, वो ये कि आपको निराशा या डिसअपॉइंटमेंट ना मिले। ड्रामा लेवल पर हमको मधुबन जाना हमारा हक बनता है। अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमारे को बाबा के घर जाना हमारा हक बनता है।
उसके लिए कुछ नियम होते हैं, तो हमारे को पूछना पड़ता है, या जो भी आपके निमित्त पूछते हैं। लेकिन अगर ना भी हो जाती है तो देखिए, निराशा तो नहीं है। मान लीजिए यार, सब फुल हो गया है, अभी नहीं मिल सकता है जाने को, ऐसा होता है ना, ज्यादा लोग हो जाते हैं तो निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब सूक्ष्म है ना। ये प्रिंस भी सूक्ष्म है, और बाबा मिलन तो एवरी सेकंड है। एवरी सेकंड बाबा मिलन चलता है। उसके लिए हमारे को शायद फिजिकली भी जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा वो घर है, हम सभी जाते, लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। हम तो यहाँ पर बिल्कुल मजे में जाते हैं, हमें बैठ के क्लासेस करनी होती है, योग करना होता है। ये हमारे लिए एक फन है, और एंजॉयमेंट है बाबा को याद। लेकिन देखिए, निराशा तो नहीं है कहीं भी। जी। शायद सभी आंसर्स, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए हैं। या बहुत ही फ्रीइंग एटीट्यूड है प्रिंस का। नहीं, बैगर कैसे, नहीं, बिल्कुल ही हमेशा बोझ में और बेचारा, और कोई भी उस बैगर के साथ रहना नहीं चाहता है। नहीं, हम जितना इस बैगर मेंटालिटी से बाहर निकलेंगे ना, उतना न, हम अपने आप को ही पसंद करेंगे। नहीं, लोग तो पसंद करेंगे नहीं करेंगे, वो भी बैगिंग हो जाएगी, हम उसके बारे में भी सोचे, बट हम स्वयं अपने आप को बहुत लाइक करेंगे। तो बहुत इतनी सिंपल है बात, पर इसका जो रिवॉर्ड है वो सीधा हमें प्रिंस बना देता है। या थैंक यू सो मच। या और एक प्रश्न है बुक्स के बारे में, कि या दिल्ली में मिलेगी ना अभी, केवल एक ही जगह पर ये मिल रही है, क्योंकि पब्लिकेशन अभी अभी हुआ है। तो आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है चैट के ऊपर भी ना, वहाँ पर ही आप कनेक्ट कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन और है तो आप संजीवनी हेल्पलाइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ओके और एक क्वेश्चन है ये बुक्स के बारे में। ये मुंबई में नहीं है, ये गोवा में है। ये जो भाई है ये गोवा में स्थित है। ओके, सो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, और सभी को बेस्ट विशेस कि जल्दी जल्दी हम उस राजकुमार की मनोवृत्ति को अपनाएं, और बहुत ही सुख का अनुभव करें। सुख का जीवन होता है राजकुमार का, समृद्ध जीवन। अखिला बहन का बहुत बहुत थैंक्स, इस यात्रा में हमको इतना केयरफुली और छोटी छोटी बात समझा कर यहाँ तक लेके आए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबा। ओम शांति।